नमस्कार सभी साथियों को। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले परिचय करा देता हूं हमारे साथी जो आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। आईसी घोष जी हैं, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। नयन धवल जी हमारे साथ हैं, जेएनयू प्रेसिडेंट आरजेडी स्टूडेंट यूनियन। अरुण हुड्डा जी हैं हमारे साथ, एक्स प्रेसिडेंट डूसू दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक बार हाथ उठा दोगे तो आइडिया लग जो जाएगा। साथी जी मेमुना मुआज जी हैं, दिल्ली प्रेसिडेंट एडवा। गौहर रजा जी हैं हमारे साथ, पोएट हैं, एक्टिविस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं। वीएम सिंह जी हैं, नेशनल कन्वीनर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन। अनुराग सक्सेना जी हैं, जनरल सेक्रेटरी सीआईटीयू से। जगतार सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं, भूमि बचाओ अभियान संयोजक, संयुक्त किसान मोर्चा। मनोज सिंह जी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन। प्रोफेसर रितेश भारद्वाज जी हैं हमारे साथ, कन्वीनर सुप्रीम सोसाइटी ऑफ इंडिया। अमरेश कुमार जी हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया यूथ लीग। रोहित लाकड़ा जी हैं, प्रभारी यूथ विंग आम आदमी पार्टी। रविंद्र तोमर जी हैं, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस ट्रस्ट। कुलदीप जी हैं हमारे साथ, जनरल सेक्रेटरी CYSS दिल्ली। प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, प्रेसिडेंट आदिसोम वेलफेयर सोसाइटी। डॉक्टर राजेश राव जी हैं, DTA से। प्रोफेसर विभूति भूषण महापात्रा जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। रामेंद्र कुमार जी हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी TUCC। गजेंद्र सिंह जी हैं, आप किसान सेल के हरियाणा प्रभारी। गुलेश जैनर जी, प्रेसिडेंट श्रमिक विकास संगठन। बलराज भाटी जी, नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय किसान बलराज। और प्रतीश जी हैं SFI से। तो साथियों, पिछले 75 सालों में बेरोजगारी का जो समाधान देश की सरकारों को करना था वो आज तक नहीं हुआ। आज छात्र, युवा, किसान, महिला, हर तबका परेशान है बेरोजगारी से। उसको लेकर के देश की बात फाउंडेशन के इनिशिएशन पर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने यह निर्णय लिया कि 16 अगस्त से 22 अगस्त तक दिल्ली में रोजगार आंदोलन किया जाएगा। उसको लेकर के उसकी जो पूरी यात्रा है, सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरी यात्रा एक PPT के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, जिससे हम करना क्या चाहते हैं वो पूरी बात आप सभी को समझ आए। जी साथ ही एक बार लाइट बंद कर देंगे जिससे PPT प्रॉपर दिखेगा। और इधर की तरफ वाले साथी इधर हो जाएंगे। 16 अगस्त से जंतर मंतर दिल्ली में जो रोजगार आंदोलन शुरू होने जा रहा है उसका मकसद क्या है? मकसद है केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाकर संसद में कानून पास करे ताकि देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का समाधान हो सके, जो आज के वक्त की मांग है। आजादी के 75 साल बाद भी हमारी सरकार ने आज तक कोई राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाई है। हालांकि चर्चा उस पर हुई है। देश में पहली बार प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों, रिसर्च स्कॉलर तथा एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति से जुड़े संगठनों के सुझाव पर देश की बात फाउंडेशन ने राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट तैयार किया। इस नीति को लागू करने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया था 20 दिसंबर 2020 में, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आने पर 16 अगस्त से जंतर मंतर पर रोजगार आंदोलन हम शुरू करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने से लेकर रोजगार आंदोलन तक की यात्रा है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे। देश की बात फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत करी। देश की बात फाउंडेशन द्वारा देश के युवाओं में सकारात्मक राष्ट्रवाद की भावना जागृत करके देश की मजबूती के लिए कोरोना काल के दौरान 15 अगस्त 2020 से देश के जाने माने बुद्धिजीवियों के साथ ऑनलाइन युवा संवाद शुरू किया गया, जिसमें देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने भारत में बेरोजगारी के संकट व उसके समाधान पर अपने सुझाव दिए। पहला रोजगार संवाद 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में हुआ, जिसमें देश के जाने माने चेहरे जो बेरोजगारी को लेकर के
जुड़े युवाओं को देश के जाने माने प्रमुख लोग श्री गोपाल राय जी, श्री आलोक रंजन जी, प्रोफेसर सुखदेव थोराट जी, प्रोफेसर कमल नयन काबरा जी, डॉक्टर पूजा सिंघल जी, प्रोफेसर जोन्स थॉमस जी, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जी एवं श्री आलोक रंजन जी ने संबोधित किया। इस संवाद के पश्चात यह विचार पैदा हुआ कि छात्र, युवा, मजदूर, किसान, महिलाएं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी के लिए अलग अलग सोचने की जगह देश में बेरोजगारी के समाधान के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति बनानी चाहिए। यहां से शुरू हुआ राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने का सिलसिला। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे जी, अगला स्लाइड। जो राष्ट्रीय रोजगार नीति है उसके बुनियादी जो 10M है, जो समाधान देते हैं वो क्या है? मिनी टेक्नोलॉजी, लघु प्रौद्योगिकी पहला समाधान, मिनिमम क्रेडिट सपोर्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य, माइंडसेट एंड स्किल ट्रेनिंग, मानसिकता और कौशल प्रशिक्षण, मिनी मार्केट, लघु बाजार, मल्टीनेशनल, इंटरस्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई चेन, बहुराष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय आपूर्ति श्रृंखला, मैन्युफैक्चरिंग इन स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, छोटे मझले और बड़े उद्योगों में विनिर्माण, मिनिमम इकोनॉमिक सपोर्ट एंड जॉब सिक्योरिटी, न्यूनतम आर्थिक सहायता और नौकरी की सुरक्षा, मिनिमम वेज एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर, रिस्पेक्टफुल लाइफ, श्रमिकों के सम्मानजनक जीवन के लिए न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा, MSP फॉर क्रॉप्स, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, मॉडर्न और एंड ट्रेडिशनल सर्विसेज, आधुनिक और पारंपरिक सेवाएं। 20 दिसंबर 2021 को PMO दिल्ली में 500 जिलों से जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया एवं दिल्ली से भी जाकर प्रधानमंत्री जी को यह ज्ञापन सौंपा गया था। उसके पश्चात चूंकि 3 महीने हम लोगों ने जब तय किया था कि अगर सरकार कोई जवाब देती है तो फिर उसके आधार पर कार्य करेंगे। सकारात्मक जवाब आने पर हमने निर्णय लिया कि एक राष्ट्रीय रोजगार सम्मेलन किया जाए और उसमें फिर हमने चर्चा की। सम्मेलन 23-24 मार्च को शाह ऑडिटोरियम दिल्ली सिविल लाइन में हुआ। 200 से अधिक संगठनों के 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सेदारी की। इस सम्मेलन में हमने निर्णय लिया था कि हम इस अभियान को देश भर में, जो सम्मेलन में साथी आए थे, छात्र संगठनों के साथी आए थे, युवा संगठनों के साथियों ने भागीदारी की, ट्रेड यूनियन के साथियों ने भागीदारी की, किसान संगठनों के साथियों ने भागीदारी की, दलित, आदिवासी, LGBTIQA+ और अल्पसंख्यक संगठनों के साथियों ने, महिला संगठन, शिक्षक, पत्रकार, NGO, बुद्धिजीवी एवं संस्कृतकर्मी संगठनों ने। देश के अलग अलग राज्यों में हमने पिछले इसी साल में रोजगार संसद आयोजन किया राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू कराने के लिए। पहला, पीछे स्लाइड में जाइए, 1 मई को राजस्थान जयपुर में, 7 मई को दिल्ली में, हरियाणा फरीदाबाद में 7 मई को, मध्य प्रदेश भोपाल 8 मई, 17 मई को फिर दिल्ली में, 22 मई को कर्नाटक बेंगलोर में, 22 मई को ही पंजाब चंडीगढ़ में, 22 मई को उत्तर प्रदेश लखनऊ में, 28 मई को उड़ीसा भुवनेश्वर में, 5 जून को पश्चिम बंगाल कोलकाता में, 6 जून को दिल्ली JNU कैंपस में, हिमाचल प्रदेश शिमला में 12 जून को, 12 जून को ही जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, 12 जून को आंध्र प्रदेश अमरावती में, 14 जून को बिहार पटना में, महाराष्ट्र मुंबई में 26 जून को, 26 जून को झारखंड रांची में, 26 जून को गुजरात अहमदाबाद में, 26 जून को उत्तर प्रदेश में, 27 जून को दिल्ली में और 8 जुलाई को दिल्ली यूनिवर्सिटी में रोजगार संसद का आयोजन हुआ, जो आखिरी रोजगार संसद। साथ साथ में देश में जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसको लेकर के अभी अग्निपथ योजना को लेकर के संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने 2 प्रदर्शन किए, जिसमें 17 तारीख को ITO पर और 20 जून को हमने जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया। साथियों, 16 अगस्त से जो रोजगार आंदोलन है उसका ये आमंत्रण पत्र है। संयुक्त रोजगार आंदोलन, लाइट ऑफ कर दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑन कर दीजिए। अब मैं आग्रह करूंगा दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर, देश की बात फाउंडेशन के फाउंडर और इस पूरे रोजगार आंदोलन के प्रेरणा स्रोत माननीय गोपाल राय जी से कि वो अपनी बातचीत रखें। साथियों, जैसा कि आपने अभी इस प्रेजेंटेशन में देखा कि देश के अंदर जो आज देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी बन चुकी है,
या उलट करके कहें तो देश की सबसे बड़ी कमजोरी आज बेरोजगारी बन चुकी है। देश में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा भारतीय करेंसी रुपए का अवमूल्यन हुआ है। आज $1 80 रुपए के बराबर हुआ है। $1 के 80 रुपए होने का मतलब यह है कि जब किसी भी देश की इकोनॉमी में निर्यात कम होने लगता है और आयात बढ़ने लगता है, उस समय धीरे धीरे उसकी करेंसी का अवमूल्यन शुरू होता है। जिस तेजी के साथ भारतीय करेंसी का अवमूल्यन हो रहा है वो इस बात को दिखा रहा है कि भारत के अंदर निर्यात तेजी के साथ घट रहा है। निर्यात घटने का मतलब भारत के अंदर जो उत्पादन प्रक्रिया है वो स्लो हो रही है और उससे तेजी के साथ बेरोजगारी का संकट भारत के अंदर बढ़ रहा है। आमतौर पर जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कई ब्रेकर लगे। आज तक जहां पहुंची है भारतीय अर्थव्यवस्था उसमें पहला ब्रेक नोटबंदी ने लगाया, दूसरा ब्रेक अनलॉजिकल जीएसटी सिस्टम ने लगाया, तीसरा महाब्रेक कोरोना ने लगाया। आज पूरे देश के अंदर बेरोजगारी, चाहे किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, प्रांत, भाषा का व्यक्ति हो, उसके सामने एक चैलेंज बन करके खड़ा है। देश के अंदर सरकार की बात करें तो सरकार ने अभी संसद के अंदर एक आंकड़ा दिया कि पिछले 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया, जिसमें से सरकार पिछले 8 साल में केवल और केवल 22 करोड़ में से 7 लाख 2 पॉइंट लोगों को रोजगार दे पाई है। अगर परसेंटेज में कहें तो 0.232% नौकरी हम दे पाए हैं। जिन्होंने आवेदन किया 99.68% लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला। ये सरकार के आंकड़े। दूसरा, अभी सरकार ने सदन के अंदर कहा कि वर्तमान सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है। अच्छी बात है, लेकिन यह इस बात का भी संकेत दे रहा है कि आजादी के 75 साल बाद हम देश में इस लायक भी 80 करोड़ लोगों को नहीं बना पाए जो लोग 2 जून की राशन का इंतजाम कर सकते हैं अपनी कमाई से। 80 करोड़ लोग। ये दोनों आंकड़े इस बात को दिखाते हैं कि बेरोजगारी की भयावहता कितनी ज्यादा है। अभी ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर के ये आंकड़े हैं। सरकारी आंकड़े ये भी कहते हैं कि लगभग शहरों में 91% और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.9% बेरोजगारी दर जो है आज पहुंच चुकी है, जो पहले से काफी ज्यादा है। अभी संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति, इसको आपको थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि कई बार जब मैं बोलता हूं और इसमें शामिल होता हूं तो लोगों को ये लगता है कि शायद ये आम आदमी पार्टी का मूवमेंट है। ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। ये बेरोजगारी के खिलाफ संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति का आंदोलन है, जिसमें जैसा अभी आपने देखा कि जब हमने देश की बात फाउंडेशन की तरफ से राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की, लगभग 1.5 साल लगे। तमाम अर्थशास्त्रियों से, तमाम एक्सपर्ट से, तमाम संगठनों से बात करके 1.5 साल में नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी तैयार हुई। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री को भेजा। प्रधानमंत्री की तरफ से सकारात्मक जवाब नहीं आया।
फिर ये 23-24 मार्च को देश भर के तमाम संगठन, जिनके कुछ प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं, क्योंकि देश भर के जो सारे संगठन हैं वो 16 तारीख को आएंगे, 200 से ज्यादा संगठनों ने मिल करके ये संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति का गठन किया है, जिसके बैनर तले ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। ये जो राष्ट्रीय रोजगार नीति की हम जो बात कर रहे हैं, आजादी के बाद से हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान के लिए टुकड़े टुकड़े में प्रयास किया जाता रहा। ऐसा नहीं कि किसी सरकार ने कुछ किया नहीं, हर सरकार ने कुछ कुछ किया, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में किया। कभी इधर से आवाज उठी तो कुछ कर दिया, कभी उधर से आवाज उठी तो कुछ कर दिया, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी आज तक हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं बन पाई। इसके लिए यूपीए की सरकार जब थी, 2007 में एक प्रस्ताव आया था कि इस देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति बननी चाहिए, लेकिन वो प्रस्ताव आया और फिर ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद ये 17 जून 2020 में उस समय के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री गंगवार जी ने ये अनाउंस किया 17 जून 2020 को कि लेबर मिनिस्ट्री टू फास्ट ट्रैक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। ये 2017 जून में 2020 की बात है, लेकिन उसके बाद इन्होंने घोषणा किया। लेकिन अभी इस बार के लोकसभा सत्र में आंध्र प्रदेश के माननीय सांसद ने प्रश्न लगाया, इसमें वर्तमान समय में जो हमारे केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई कमेटी बनाने का प्लान नहीं है। नो प्लान, ये अखबार भी में खपटिंग भी छपी, नो प्लान फॉर नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। इस नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को सरकारों ने नहीं बनाया, लेकिन देश की बात फाउंडेशन ने संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति में शामिल तमाम संगठनों के सुझावों को लेकर के नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का ये नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का एक ड्राफ्ट तैयार किया। इस ड्राफ्ट को फाउंडेशन की तरफ से हमने 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में लगभग 500 जिलों से वहां से ये लेटर डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया। प्रधानमंत्री कार्यालय को जब 20 दिसंबर को ये लेटर भेजा गया तो उनकी तरफ से 22 दिसंबर को ये लेटर आया। उसमें कहा गया कि हमने आपके प्रस्ताव को कंसर्निंग डिपार्टमेंट को भेज दिया है, लेकिन उसके बाद से फिर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद दोबारा संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने यह निर्णय लिया कि हम लोग 16 अगस्त से 22 अगस्त तक दिल्ली के अंदर रोजगार आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें हम इस सरकार से चाहते हैं कि सरकार नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की उसने जो घोषणा की वो तो नहीं बना पाई, लेकिन समाज के संगठनों के साथ मिलकर के संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो बनाई है उस पर सरकार विचार करे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, और इसको पार्लियामेंट के अंदर कानूनी तौर पर इसे पास किया जाए। अभी जो दोबारा हमने ये 8 मई को दोबारा प्रधानमंत्री जी कार्यालय को हमने ये पत्र भिजवाया, जिसमें हमने यही उनसे अपील की है कि पूरे देश से 200 से ज़्यादा संगठनों के करीब 2000 प्रतिनिधि
7 दिन के लिए दिल्ली आ रहे हैं, देश के सभी राज्यों से आ रहे हैं, छात्रों के, युवाओं के, मजदूरों के, किसानों के, नौजवानों के प्रतिनिधि आ रहे हैं दिल्ली। हमने प्रधानमंत्री जी से यही अपील की है कि अगर उस 7 दिन में किसी भी समय आप अगर समय दें तो हम ये नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को लेकर के डिस्कस करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि एक ज्वाइंट कमेटी बने और इस नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को देश के अंदर लागू किया जाए। जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, उस नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की जो मांग है वो एक ही मांग है कि देश के अंदर नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बना करके संसद में कानून पास किया जाए। जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है उसका डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। जो इसमें प्रमुख जो मुद्दे हैं उसमें से एक प्रमुख मुद्दा है कि केंद्र व राज्य सरकारों में सभी खाली पदों को तय समय सीमा के अंदर भर्ती की जाए। केंद्र और राज्य सरकारों के अंदर अलग अलग आंकड़े हैं, कोई कहता है 40 लाख वैकेंसीज हैं, कोई 50 लाख है, कोई 60 लाख है, लेकिन जो भी वैकेंसीज हैं उनको समय सीमा के अंदर भर्ती करने की जो है प्रक्रिया शुरू किया जाए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर वैकेंसी एक तो निकलती नहीं, और जो निकलती है वो पेपर देने से पहले लीक हो जाती है, भर्ती नहीं होती। पूरे देश के अंदर अब एक ये चलन पैदा हो गया है। तो इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए, मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे कि जो ये 50-60 लाख वैकेंसी आज की डेट में है उनको तय समय सीमा के अंदर भर्ती किए जाए। नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के प्रमुख बिंदु है। दूसरा बिंदु है कि जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक जो है सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। तीसरा इस नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इंपॉर्टेंट बिंदु है कि पूरे देश के लिए न्यूनतम मजदूरी आज की महंगाई के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी की जाए। क्योंकि हर राज्य के अंदर अलग अलग मिनिमम वेज है। कहीं पर 20 साल पहले रिवाइज हुआ था, कहीं 15 साल पहले रिवाइज हुआ था, कहीं पे 10 साल पहले रिवाइज हुआ था, और महंगाई चरम पर जा रही है। अब तो लोगों को गेहूं, चावल, आटा के लिए भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश में जो ठेकेदारी प्रथा है, आउटसोर्सिंग की जो प्रथा है, उसको बंद किया जाए अभी, और उसकी जगह पर एक आज की जरूरत के हिसाब से एक वैकल्पिक जो है व्यवस्था को लाया जाए, जिससे मजदूरों का शोषण भी ना हो और सिस्टम भी बेहतर तरीके से चल सके। अगला जो पॉइंट है, इस महत्वपूर्ण पॉइंट है इस नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में, कि देश के अंदर किसानों के जो फसल की उपज है उस पर एमएसपी की गारंटी की जाए कानूनी तौर पर, जिसकी लड़ाई किसान आंदोलन, किसान संगठन देश भर में लड़ रहे हैं। क्योंकि उसके बगैर कृषि के अंदर 50% लोग कृषि के ऊपर रोजगार के लिए डिपेंड है। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक वहां प्रोडक्टिविटी नहीं होगी और वो अर्ध बेरोजगारी की स्थिति में बने रहेंगे। अगला जो पॉइंट है इसका कि देश के अंदर समान काम का समान वेतन निर्धारित किया जाए। क्योंकि बहुत सारे जगहों पर आउटसोर्स पे भर्ती हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही है, लेकिन उनको बहुत ही कम तनख्वाह मिलती है। उसके साथ साथ जिस तरह से गांव में मनरेगा योजना चलाई जा रही है, उसी तरह से जो आंकड़ा दिखा रहा है कि गांव से ज्यादा बेरोजगारी शहर में हो गई है, तो शहर में भी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तर्ज पर जो है वो लॉन्च किया जाए। अगला जो पॉइंट है कि इस देश के अंदर जितने प्राकृतिक और कृषि उपज है, अलग अलग देश के अंदर अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, उसकी मैपिंग की जाए और मिनी टेक्नोलॉजी के आधार पर वहां पे लघु उद्योग स्थापित किए जाए। अगला जो पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश में लोकल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे सरकार के सपोर्ट से मिनी मार्केट बनाया जाए। क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कि केंद्र सरकार बहुत सारे अलग अलग राज्यों में भी स्टार्टअप पॉलिसी चला रही है। बहुत सारे नौजवान स्टार्टअप पॉलिसी के तहत जो है अपना अपना उद्योग लगा रहे हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट बिकेगा कहाँ? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर बाद वो डेड हो जाता है, सप्लाई नहीं है। तो हर देश के अंदर हर ब्लॉक में एक मिनी मार्केट बनाया जाए
जिससे कि लोकल लेवल पे वहां जो उत्पादन होता है, कृषि की उपज है या प्राकृतिक संसाधन है, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंदर जंगल में तेंदू पत्ता पैदा होता, वहां अगर तेंदू पत्ता से दुनिया में जो कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है, अगर उस प्रोडक्ट को बनाने वाली मशीन से वहीं पर अगर उत्पादन पैदा किया जाए तो लोगों को रोजगार वहां मिलेगा, लेकिन उसको मार्केट चाहिए। अगर एक आदिवासी युवा वहां पे अपनी फैक्ट्री लगाता है तो उसके प्रोडक्ट को वहीं पर ब्लॉक स्तर पे मार्केट में सप्लाई की व्यवस्था की जाए, जिससे कि उसका प्रोडक्ट जो है वो मरे नहीं। अगला जो पॉइंट ये है कि ये जो मिनी मार्केट है, इसको स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट से एक चैन बनाया जाए, क्योंकि ये चैन नहीं बनेगा तो निर्यात हमारा नहीं बढ़ेगा, निर्यात हमारा नहीं बढ़ेगा तो हमारे रुपए की कीमत नहीं बढ़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था नहीं मजबूत होगी, और चाहे और अनचाहे हम आयात पर ही निर्भर हो जाएंगे। तो इन प्रमुख बिंदुओं को लेकर के नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाई गई है। इस पॉलिसी को सरकार लागू करे। हमारा आंदोलन सरकार के विरोध का नहीं है, हम चाहते हैं कि सरकार के साथ सहयोग करके देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकाला जाए और देश की मजबूती के लिए समग्र रूप से सभी सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, सभी सेक्टर्स को मिला करके ये नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बने और उसके तहत देश काम करे, जिससे नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। इसके लिए ये 16 से 22 अगस्त तक आंदोलन हो रहा है। जंतर मंतर पे हम लोगों ने आंदोलन के लिए एप्लीकेशन दी है, संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने। अभी प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जंतर मंतर पे आप जानते हैं कि एक नया प्रतिबंध है कि वहां पे आंदोलन 10 से 5 हो सकता है। इसलिए रात्रि में जो देश भर से 2000 प्रतिनिधि आ रहे हैं, उन लोगों के रुकने के लिए संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने नंद नगरी में गगन सिनेमा के पास नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे बैंकेट हॉल में व्यवस्था की है। तो सारे जो देश भर से आंदोलनकारी आ रहे हैं वो वहीं रुकेंगे, और हमने ये निर्णय लिया है कि 16 तारीख की सुबह ये 2000 लोग नंद नगरी से तिरंगा पदयात्रा करते हुए जंतर मंतर जाएंगे। तो आंदोलन की जो 16 से 22 तक की आंदोलन है, उसकी शुरुआत तिरंगा पदयात्रा से होगी। ये लगभग 21 किलोमीटर का जो है इसकी दूरी है। तो नंद नगरी गगन सिनेमा से तिरंगा पदयात्रा शुरू होगी बेरोजगारी के खिलाफ, और सभी लोग पदयात्रा करते हुए जंतर मंतर जाएंगे, और फिर आगे के आंदोलन पुलिस के निर्णय के अनुसार जंतर मंतर पे हम आपको 16 तारीख को सूचित करेंगे। ये जो देश भर से लोग आ रहे हैं, उनके लिए हमने एक ये 21 सदस्यीय एक कोऑर्डिनेशन टीम बनाई है, जो सभी राज्यों से, अलग अलग राज्यों के लोगों को कोऑर्डिनेट कर रही है, सभी संगठनों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। इसमें, इस आंदोलन में हमने सभी लोकसभा और राज्यसभा सभी पार्टियों के सांसदों को हमने इनवाइट किया है। जो भी इस समय वर्तमान में पार्लियामेंट मेंबर हैं, उनको ये सबको इनविटेशन भेजा गया है, सभी पार्टी के सांसदों को, कि आप आइए और नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को लेकर के आपका जो भी स्टैंड है वो देश भर से आए हुए लोगों के सामने आप रख सकते हैं। इसको कई सारे सांसदों ने रिस्पॉन्ड किया है, अलग अलग पार्टियों के जो इस आंदोलन के दौरान अलग अलग दिन पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि संसद का सत्र खत्म हो रहा है तो कई लोग घर जा रहे हैं, तो शायद बाद में वो लोग वहाँ से वापसी के लिए भी उन्होंने सूचना दी है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद देश के अंदर जो आज सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, ये आंदोलन एक सकारात्मक पहल लेकर के सरकार के साथ मिल करके नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 75 आज़ादी के 75 साल बाद शायद हम इस देश के लोगों को एक तोहफा दे पाएंगे। और बेरोजगारी का समाधान देश की मजबूती से जुड़ा है, क्योंकि बेरोजगारी खत्म होगी तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। देश की मजबूती के लिए ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। शुक्रिया।
नहीं, अभी तो हमने जंतर मंतर के लिए जो है एप्लीकेशन उन्हीं को दी हुई है। तो अभी हमने चूंकि निर्णय लिया है कि वहाँ से वहाँ इतने लोगों को आने जाने में तो बहुत दिक्कत है, तो वहाँ से पदयात्रा के लिए निकलेंगे। अभी तो उनकी तरफ से कोई जवाब आया नहीं है। 16 तारीख को 11 बजे। रास्ता रूट क्या रहेगा सर? ये उसका रूट अभी जो हम लोगों ने सोचा है कि नंद नगरी से जो है सीलमपुर में एक पड़ाव करेंगे, वहां से फिर राजघाट पे दूसरा पड़ाव होगा और उसके बाद फिर जंतर मंतर। इस तिरंगा पद यात्रा में क्या सीएम अरविंद केजरीवाल या फिर और राजनीतिक पार्टियों के नेता? नहीं, ये सारे जो 200 संगठन है वही इसको लीड करेंगे। अभी बीच में मुद्दा उठा था दिल्ली के अंदर आंगनबाड़ी वर्करों का। एक तरफ सरकार जो रोजगार की बात करे और दूसरी तरफ 1000 वर्करों को घर बिठा दिया। इसमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि उनसे मिलना नहीं चाहता, ऐसा क्यों? देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि हर देश के सभी राज्यों में केंद्र सरकार में अलग अलग तरह से अलग अलग समस्याएं चल रही हैं और टुकड़े टुकड़े में उसका समाधान भी सरकारें कर रही हैं। इस लड़ाई का जो मकसद है कि इस देश के अंदर कोई चीज़ों को लेकर के एक पॉलिसी नहीं है, तो इस लड़ाई का मकसद है कि देश के अंदर एक इस तरह की पॉलिसी बने जिससे कि देश में जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए नेशनल वाइज प्रयास किया जाए। तो उसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी लागू करेंगी। इससे अलग एक सवाल है, जो दिल्ली में बहुत सारे कूड़े के पहाड़ हैं, उनसे तो जितना कूड़ा उठाया जाता है उतना ही कूड़ा रोज वहाँ पर पहुँच जाता है। ये संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति का क्वेश्चन नहीं है। नहीं, मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। अभी हम यहाँ संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति से संबंधित ही कोई क्वेश्चन लेंगे। सर, आपने इसका कोई मैकेनिज्म भी बताया? क्योंकि एक तरफ जो है अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही नहीं है, वो मनरेगा का बजट काट रहे हैं, उनके पास पेंशन देने का पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ आप रोजगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए सैलरी चाहिए होगी, तो वो फंड कहाँ से और कैसे आएंगे, वो कैसे मैनेज होगा? इसका कोई आपने खाका पेश किया है? देखिए, इस देश के अंदर अभी पार्लियामेंट का सत्र चला है। केवल अरविंद केजरीवाल जी की बात नहीं है, सभी पार्टियों ने अपने पक्ष जो है सदन के सामने रखे हैं, पूरे देश के सामने इस पे चर्चा हो रही है। मेरा ये मानना है कि ये जो पॉलिसी है, ये जो पैसे का सवाल है, पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में कहा जा रहा है कि मंदी आने वाली है। पार्लियामेंट में भी मैं सुन रहा था, हमारी वित्त मंत्री कह रहे थे कि केवल भारत की नहीं बात है, पूरे दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, वहां की करेंसी डाउन जा रही है। समाधान क्या है? एक समाधान कहता है, जो इकोनॉमिक्स में पहला समाधान कहता है, उसका नाम है ट्रिकल डाउन थियरी, कि ऊपर वालों को अगर आप पैसे दो तो वो रिश्ते रिश्ते नीचे तक जाएगा और उससे हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। जो ऊपर वाले हैं वो नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, पूंजी इकट्ठा करेंगे और देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। पूरे दुनिया के अंदर दूसरी थियरी है कि संकट के समय खास तौर से जो नीचे के लोग हैं उनकी क्रय क्षमता को बढ़ाओ। आम आदमी के जेब में जब पैसा जाएगा तभी बाजार से खरीदारी बढ़ेगी, खरीदारी बढ़ेगी तभी फैक्ट्रियों को ऑर्डर जाएगा, फैक्ट्रियों को जब ऑर्डर जाएगा तभी उत्पादन बढ़ेगा, जब उत्पादन बढ़ेगा तभी नया रोजगार मिलेगा और नई इकोनॉमी के ग्रोथ का रास्ता खुलेगा। ये दो मॉडल है। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति का यह मानना है कि ट्रिकल डाउन थियरी जो भारत नहीं दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं उन देश के अंदर भी धीरे धीरे फेल होती नजर आ रही है। आप जानते होंगे कि उन देशों के अंदर भी नौजवान, अमेरिका जैसा देश बेरोजगारी भत्ता देता है, क्यों देता है? इकोनॉमी डूब जाएगी उसकी। तो भारत के अंदर सवाल यह है कि जब हम संकट की तरफ जा रहे हैं तो ठंडे दिमाग से इस 75 साल बाद बैठ के सोचने की जरूरत है कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। एक डिसीजन लेकर के ही आप आगे बढ़ सकते हो। हमारा मानना है कि लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट आप दोगे, लोगों को जेब में अगर पैसा आप दोगे, तभी भारत की इकोनॉमी को बचाया जा सकता है और इसे बढ़ाया जा सकता है। केवल ऊपर वालों को पैसा दे करके आप नहीं बचा सकते। जनरली होता क्या है कि जो स्किल यूथ होता है तो छोटे गांव और शहरों से मेट्रो सिटीज में ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, बट इससे होता क्या है सर, वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है वर्कफोर्स का और यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है बड़े शहरों में।
इसको कैसे डील करेंगे, क्योंकि ये एक्सप्लॉइटेशन की तरफ लीड करता है। जैसा मैंने कहा ना कि जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का ये ड्राफ्ट है, ये भारत के हर फील्ड को एड्रेस करता है। ये आपको उपलब्ध कराएंगे, डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने उसके एक पॉइंट्स को कहा था कि देश के अंदर अलग अलग प्राकृतिक संसाधन है। कहीं हमारे पास जंगल है, कहीं जमीन है, कहीं आलू पैदा होता है, कहीं गन्ना पैदा होता है, कहीं चाय पैदा होता है। ये पॉलिसी कहती है कि सबसे पहले इस देश के नेचुरल रिसोर्स को मैप किया जाए और वहां जो कुछ नेचुरल रिसोर्स है, चाहे वो खेती में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे नदी में हो, उससे दुनिया में जो जो प्रोडक्ट पैदा होते हैं उसकी मिनी टेक्नोलॉजी इजाद किया जाए और उस मिनी टेक्नोलॉजी के आधार पर वहां पे लघु उद्योग स्थापित किया जाए जहां वो नेचुरल रिसोर्स है और उसके प्रोडक्ट के लिए मिनी मार्केट बनाया जाए और उस मिनी मार्केट को स्टेट और नेशनल इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ा जाए। ये जो चयन प्रक्रिया है भारत के अंदर जो शहरों में केंद्रीकरण है उसको रोकेगी। भारत में पढ़ करके भी जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो नीचे वापस जाएगा, वो नेचुरल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन उसके लिए मार्केट नहीं है। अभी क्या है, टेक्नोलॉजी कहीं पर है तो कहीं मार्केट नहीं है, कहीं पर मार्केट है तो टेक्नोलॉजी नहीं है, कहीं किसान पैदा करता है तो सड़ जाता है सामान। तो एक सिस्टम प्रॉपर अगर डिजाइन किया जाएगा, क्योंकि ये जो बेरोजगारी का सवाल है, कई लोग कहते हैं कि भाई किसी राज्य में समाधान हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट और लोकल मार्केट का चेन नहीं बनाओगे तब तक कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था